सब्जेक्ट फिजिक्स सेकंड ईयर टीचर हुकम खान लेक्चर नंबर 2 टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसके टाइप्स। इसके जो दो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ। Whenever conductor is placed in a varying magnetic field, electromotive force is induced in that conductor. इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाती है कंडक्टर में, इसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम तो फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टेज है। किसी भी कंडक्टर को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या हम किसी भी तरह कंडक्टर को कॉइल कंसीडर कर लें, उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज कर लें तो उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाती है, जो कि उस सर्किट में फिर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और उस सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसके लिए तो चाहिए बैटरी तो हमने लगाई नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसका मतलब है इसमें बैटरी इंड्यूस्ड हो गई, बैटरी इसमें लग जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर लेता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास दो तरह का होता है। एक तरीका ये है, टाइप्स के टू हैं, एक डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम क्या कहते हैं कि व्हेनेवर the flux linking the coil is changed due to the motion of a conductor, यानी इसमें अगर हम कंडक्टर को मोशन दे दें और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कंडक्टर में प्रोड्यूस हो जाए कंडक्टर के मोशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ पे हम एक मैग्नेट रख देते हैं। ये मैग्नेट है, लेट्स सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। जो नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं ये इस कॉइल में से, कॉइल या कंडक्टर में से गुजरती है। अब अगर ये कॉइल रेस्ट में, जिसने फैराडे लॉ में सर जावेद लोग बताया था कि अगर ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही तो इसमें कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर ये इसको हम दूर लेके जाएं या करीब लेके आए, इस कॉइल को हम दूर लेके जाएं या इसको हम मैग्नेट के करीब लेके आए, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल में से चेंज हो जाएगी। और जो ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल में से चेंज हो जाएगी, इस वेरिएशन की वजह से इस सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी। यदि ऐसे बिहेव करेगा तो जैसे इस सर्किट में हमने कोई बैटरी लगाई, जैसे ये बैटरी ये लग गई, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड है। लेकिन जो कि कंडक्टर की मोशन की वजह से हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं इसको ईएमएफ डी लिखता हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम ईएमएफ से लिखते हैं। ईएमएफ पढ़ते भी हैं, ईएमएफ है। और ये इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ईएमएफ से, स्मॉल हो या कैपिटल हो दोनों चलते हैं। ईएमएफ डी फॉर डायनामिक। बिल्कुल इसी तरह इसकी जो सेकंड टाइप है वो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसकी जो पार्ट एक और मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस कर सकते हैं। उसमें whenever the conductor is at rest while the magnetic field is moving or changing, then such type of electromotive force induced is known as statically induced electromotive force। इसको हम क्या कहते हैं? statically induced इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे कंडक्टर हो या कॉइल है, ये रेस्ट है इधर ये, और हम क्या करते हैं ये मैग्नेट, अगर हम इस मैग्नेट को जिसकी ये फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से गुजरती है, अगर ये मैग्नेट इसके कॉइल के करीब लेके जाएं, कॉइल या कंडक्टर इसके करीब लेके जाएं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये देखिए ये वाली जो फील्ड में
कॉइल में से नहीं गुजरती तो ये भी गुजरना शुरू हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई तो चेंज हो गया। हमारा मकसद यहाँ पे फील्ड लाइंस को चेंज करना है। जो ये चेंज होना शुरू हो जाएगी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह इस कंडक्टर को हम अगर इससे दूर लेके जाए, इस मैग्नेट को अगर हम दूर लेके जाए, ये कॉइल या कंडक्टर रेस्ट पे हो, फिर इस केस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल में से गुजरती हुई वाली नंबर तादाद कम ज्यादा हो जाए, कम हो जाएगी, डेफिनेटली पीछे ले जाने से कम हो जाएगी, चेंज आ गया। और जो ही ये फील्ड लाइन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है तो इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, बट नाम क्या होगा इसका? स्टैटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी यहाँ पे भी एक बैटरी लग जाएगी। ये ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो गई, ये इसको हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मैं इसके साथ ऐसे लिखता हूं समझाने के लिए कि ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब कुछ कन्वेंशन हम पढ़ते हैं। कन्वेंशंस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इंसर्कल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। इनटू द बोर्ड का मतलब क्या है कि अगर हम एक मैग्नेट ले लें, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइंस निकलती है, यूं कह दो। मैं इसको इमेजिनरी लाइंस बना रहा हूं, स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे होती है। तो ये फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है। लेट अस सपोज इसका अगर नॉर्थ पोल है तो इससे अगर नॉर्थ फील्ड लाइंस जा रही है तो ये नॉर्थ पोल मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है टू द, देखें ऐसे, तो ये इसकी फील्ड लाइंस इनटू द बोर्ड में इंटर हो रही है। तो जब जो फील्ड लाइंस बोर्ड में इंटर हो रही है इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं इनटू द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड आप लोग लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, इनटू द पेपर, आप लोग पेपर पे लिखते हैं into the board into the paper। ये सिमिलरली इसकी जो सेकंड कन्वेंशन है, ये जो क्रॉस हम लगाते हैं और इंसर्कल करते हैं, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड। जैसे नॉर्थ पोल अब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है और फील्ड लाइंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू पीपल, आप लोगों की तरफ ये फील्ड लाइंस आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोग फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आउट ऑफ द बोर्ड, और आप लोग क्या लिखेंगे? आउट ऑफ पेज या आउट ऑफ पेपर। अब हम उसका दूसरा, इसमें से हम ये डायनामिक रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कस करते हैं फर्दर। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, रिड्यूस्ड हो गई, कितनी हो गई, वो फाइंड करेंगे और इसके लिए मैथमेटिकल ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। थोड़ा सा ये डायनामिक रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम डिस्कस करते हैं। डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कस करते हैं। इसके लिए पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम को और से देखें, समझने की कोशिश करें। लेट अस सपोज इस रीजन में हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है व्हिच इज इनटू द बोर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इंसर्कल नहीं कर रहा, आप लोग इंसर्कल किया करें। ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज यूनिफॉर्म भी है इसी रीजन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। ये जो क्रॉस लाइन मैं लगा रहा हूं इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, यानी कि नॉर्थ पोल मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है और फील्ड लाइन इनटू द बोर्ड जा रही है। ये एक और लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें याद रखो हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक कंडक्टर इसी तरह है, देखो ऐसे है, ये कंडक्टर ऐसे कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ये फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। जैसे कि ये कंडक्टर है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ये दो कंडक्टर ऐसे पड़े हुए हैं और इसके साथ ये भी फिक्स्ड है। अब एक और कंडक्टर मैं रखता हूं, ये जो रेड कंडक्टर है ये मूवेबल है, जैसे ये मूवेबल है ना, ऐसे देखिए ये मूवेबल है, इसको मोशन देने से ये मूव करेगा। जबकि ये वाले दो जो हैं ये तीन जो नजर आ रहे हैं ये फिक्स्ड हैं, सिर्फ ये ऊपर वाला मूव करेगा। जो अब मैं बनाऊंगा वो मैंने अभी तक नहीं बनाया, वो मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। ये देखिए ये वाला, ये ब्लू कलर का जो कंडक्टर मैं इधर रख रहा हूँ, ये इसके साथ फिक्स्ड नहीं है। अब देखिए इस एक कॉइल बन गया हमारे पास, देखिए ये कॉइल है ना। अब इस कॉइल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये इतने फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितने हैं? लेट अस सपोज ये 5 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है।
अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इसको कुछ वेलोसिटी दे दूँ, कुछ वेलोसिटी बुक में लिखा है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, भाई कार ने इधर इसके ऊपर फोर्स लगा दी और इधर आप कहते हैं कि ये v भी कांस्टेंट है, भाई फोर्स लगाएंगे और v कांस्टेंट है, फोर्स लगाने से v कांस्टेंट कैसे हो सकती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो इधर आ रहा है, तो देखिए इसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब हम देख रहे हैं कि कंडक्टर इधर था, जब ये इधर आ रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज होती है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कस कर रहे हैं हम, मोशनल ईएमएफ डिस्कस करते हैं। देखिए कंडक्टर इसमें मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, कंडक्टर मूव कर रहा है, उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है। ये डायनामिक रिड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक बात है। तो ये कंडक्टर जब इधर आया नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है तो इसमें तो बैटरी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा। बैटरी होगी, जब बैटरी होगी तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, याद रखो इंड्यूस्ड करंट के लिए अगर कन्वेंशनल करंट हम सपोज कर लें तो राइट हैंड यूज करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट को यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। राइट फॉर कन्वेंशनल करंट, इंड्यूस्ड कन्वेंशनल करंट, और लेफ्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो ये यूज करेंगे। अब इसमें से करंट की डायरेक्शन भी हम फाइंड करते हैं। जब करंट की डायरेक्शन हम फाइंड कर लें तो देखिए गौर से मेरी बात सुने, ये कंडक्टर जब इधर आ रहा है, इसका मतलब है हमने मोशन ये फिंगर एफ फॉर फील्ड, ये करंट रिप्रेजेंट करेगा और ये मोशन रिप्रेजेंट करता है। हमने उस कंडक्टर को मोशन इधर फील्ड देखें, फील्ड इनटू द बोर्ड है, मोशन हमने इधर दे दी। करंट को देखें, करंट ये मेरी थंब देखें, थंब डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है इसमें करंट, कन्वेंशनल करंट डाउनवर्ड मूव करेगा। याद रखो ये कन्वेंशनल करंट इसमें डाउनवर्ड मूव करेगा। और देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें अब फ्लो कर रहा है, शुरू हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जो ही हमने मोशन दे दी, देखो जो ही हमने उसको मोशन दे दी तो इसमें जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो जब कभी कंडक्टर के गिर्द करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो फिर तो वहां पे कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है और मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया। एक मैग्नेटिक फील्ड तो हमने नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा हुआ था, इसकी फील्ड लाइन टू द बोर्ड जा रही थी। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया इस करंट की वजह से, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास दो करंट मिल गए, दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गए। एक ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये करंट की वजह से इस कंडक्टर पे गिर गए। तो देखो मेरी बात सुनो गौर से, इसके ऊपर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे, कंडक्टर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो गौर से सुनो। अब ये कंडक्टर का इस स्तंभ को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और बाकी जो कर्ल ऑफ फिंगर्स इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कंडक्टर ऐसे पड़ा हो तो उसकी इस गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए ऐसे आप देखें, इस डायरेक्शन में कंडक्टर के इस डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स यू पीपल है, ऐसे टर्न ओके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ, फिर ऐसे घूम रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, इसके इर्द गिर्द ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे देखें ऐसे। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर का इनटू द बोर्ड हो गया। देखें इनटू द बोर्ड का मतलब है मैं ऐसे क्रॉस लगा लूंगा, ऐसे क्रॉस लगा लूंगा, ऐसे क्रॉस लगा लूंगा, ऐसे क्रॉस लगा लूंगा। और इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे, जो दूसरे साइड पे ऐसे वो तो निकल रहा है ना, आप लोग की तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स यू को हमने तो डॉट से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे हम कर लेंगे डॉट लगा लेंगे, डॉट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड हो गए इस साइड पे। अब देखें, अब और से देख लें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस कंडक्टर में करंट की वजह से है जो मैंने इंसर्कल कर दिया, और दूसरे को मैंने वैसे इंसर्कल नहीं किया है जो नॉर्थ और पोल की वजह से यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल रखा था, इनटू द बोर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। तो देखें ये अपोजिट है, दूसरे को यहाँ पे कैंसिल करेंगे, डॉट अक्रॉस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे तो वीक हो जाएगा। यहाँ पे दोनों क्रॉस सारे क्रॉस हैं उसके, ये नॉर्थ साउथ पोल की वजह से और यहाँ पे कंडक्टर में करंट की वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों इनटू द बोर्ड है, जब दोनों इनटू द बोर्ड हो गए तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ धक्का देते हैं। अब इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग जाएगी।
अब देखो एक फोर्स तो हमने लगाया था, एक फोर्स ये है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और ये वाली V जिसके बारे में बुक में कांस्टेंट लिखा है, ये भी कांस्टेंट इसलिए होती है, ये इसलिए कांस्टेंट होती है कि ये फोर्स जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के करंट के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से पैदा हो गई ये फोर्स, और ये वाली फोर्स जो हमने लगाई हुई थी ये, और ये इस कंडक्टर पे एक इस डायरेक्शन में हमने इधर मोशन दी थी और ये फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, तो एक दूसरे को कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। आ गई समझ? ओके, अब देखिए इस फोर्स की, फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन आप लोगों को याद है कि वो फोर्स किस चीज की इक्वल होती है, IBL इस्लामिक बैंक लिमिटेड या बिल sin थीटा। अगर हम थीटा को देख लेना तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और फोर्स देखें, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान देखें एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहाँ पे sin 90 डिग्री पुट करने हम तो IBL और ये sin 90 डिग्री अगर हम लगा लें तो sin 90 तो इक्वल होता है 1 के, सो F इज इक्वल टू IBL। ये हमारे पास हो गई फोर्स। Rate of doing work भी हम कर रहे हैं, rate of doing work, what is meant by rate of doing work? Rate of doing work is power। तो हमारे पास ये जो rate of doing work है, rate of doing work, rate of doing work, that is work done per unit time, power ही है, तो हो जाएगा FD, WFD के इक्वल होता है टाइम पे नीचे डिवाइड कर लें तो बन जाएगा हमारे पास F और D by T से तो बनता है वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 1, फोर्स की वैल्यू लगा लेते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर ये, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर दैट इज इक्वल टू FV। F की वैल्यू तो ये है, तो ये वाली वैल्यू इस F की जगह लिख लेता हूं मैं IBL और V लगा लेता हूं, ये V, ये वाली ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क हम कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो प्रोड्यूस करने, करंट है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्क भी है ना, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, वो भी पावर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी पावर ही होता है, दैट इज इक्वल टू I एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ये यहाँ पे ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस P इज इक्वल टू IV, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन 3। अब देखें जिस रेट से हम एनर्जी प्रोड्यूस, वो रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ डूइंग इक्वल होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ये होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वल है। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि I BLV, ये मैं करंट को काट दूंगा और ये एप्सिलॉन जिसको ये वोल्टेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दिस इज इक्वल टू BLV। याद रखो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड EMF, और ये किस वजह से हुआ, कंडक्टर के मोशन की वजह से, इसको हम क्या लिखते हैं, इंड्यूस्ड EMF, डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है इसमें एक जरूरी बात कि ये BL एंड V ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और अगर नहीं है ये तीनों ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो ये मैक्सिमम होगा, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये मैक्सिमम होगी, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इनमें से हम इसको वो कंपोनेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। कैसे मैं बता देता हूँ, इधर बताता हूँ, लेकिन याद रखो इनमें से कोई भी दो, ये क्वांटिटी BLV कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए तो तीसरी क्वांटिटी नहीं होगी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगी। इनमें से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए, तीन हो गए तो फिर तो कोई बात, फिर तो होगी, लेकिन अगर दो पैरेलल हो गए, ये दो या ये वाले दो
कोई भी दो पैरेलल हो गए तो कोई तीसरी क्वांटिटी नहीं होगी, या इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पे इसको डिफाइन करते हैं डेफिनेशन। When electromotive force is induced, when EMF is induced, in a coil by changing the current in the same coil. Such electromotive force, such induced electromotive force is known as self-induced electromotive force। यह self-induced electromotive force की definition है। इसके लिए अगर हम डायग्राम ड्रा कर दें, कैनेडा सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल यहां पे हमने इसके साथ बैटरी अटैच कर दी, ये सोर्स वोल्टेज है, ये हमने वेरिएबल रेजिस्टर लगा लिया, तो जो ही ये बैटरी हम कनेक्ट कर देंगे इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस करंट को मैं सोर्स करंट कहूंगा। सोर्स करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये वेरिएबल रेजिस्टर में से जब गुजरेगा तो वेरिएबल रेजिस्टर तो करंट को की वैल्यू चेंज कर देता है। अब जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि जब कंडक्टर में करंट की वैल्यू चेंज होती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा। कैसे? देखें, हमें पता है कि B = म्यू नॉट NI या N टाइम्स म्यू नॉट I। तो अगर हम इसमें से करंट चेंज कर दें, डेल्टा I कर दें, म्यू नॉट तो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज डिक्रीज क्यों होंगे? जब करंट चेंज करते हैं तो फिर क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैसे? देखें, phi = BA। अब अगर हम इसको B को चेंज कर देंगे, डेल्टा B कर देते हैं तो डेल्टा phi हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस कॉइल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, किस वजह से इंड्यूस हो गया है कि इसमें हमने करंट चेंज कर दिया है और इसी ही कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो गया। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी जब यहाँ पे हम करंट चेंज करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगा। यानी हम कहते हैं करंट ज़्यादा चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट कम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम प्रोड्यूस हो जाएगा। सपोज हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट ज़्यादा चेंज करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, करंट कम चेंज करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम इंड्यूस्ड होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख लें इस इक्वेशन को कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू समथिंग नेगेटिव और n नंबर ऑफ टर्न्स है ना इसमें, तो जाएगा डेल्टा I ओवर सॉरी ये कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट L है, यहाँ पे कांस्टेंट L है, L या
चीजें बताता हूँ, डेल्टा आई और डेल्टा टी। ये एल हमारे पास, अब देखें ये हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास आ जाता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जो बाद में डिस्कस करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब प्रोड्यूस होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो, यानी इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? काज है, काज। ये हमारे पास क्या है? जब ये काज हो गया तो ये तो इफेक्ट है, और ये नेगेटिव साइन क्या है? इस नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ की वजह से क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोवाइड करता है? अपोजिशन। यानी इफेक्ट तो हमेशा काज को अपोजिशन प्रोवाइड करता है। क्या मतलब है भाई? इफेक्ट कैसे काज को अपोजिशन प्रोवाइड करता है? इफेक्ट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस तरह इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस्ड होगा कि इसकी काज को या अपने काज को अपोज करेगा। अपोज कैसे करता है? लेट अस सपोज इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर में, तो 3 एम्पियर ये अगर चलता है तो कोई अपोजिशन नहीं है, क्योंकि चेंज में ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर चेंज नहीं है तो ये नहीं होगा। लेकिन जो ही करंट चेंज होगा 3 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाएंगे या 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाएंगे, चेंज तो दोनों केस में हो गया। फिर इस केस में ये चाहेगा कि 3 से 4 ना हो, 3 से 4 हो रहा है, कहते हैं ना 3 से 4 ना हो, 3 ही रहे। इसी तरह अगर ये 3 से 2 हो जाए तो ये कहेगा कि 3 से 2 मत होना, 3 ही रहे। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ पे होगा? ये मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंसीडर कर दो, यहाँ पे कंसीडर कर दो कि एक बैटरी पर प्रोड्यूस हो गई इसमें, यहाँ पे एक और बैटरी, ये वाली बैटरी कौन सी होगी? ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, ये वाली बैटरी है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। और ये पोजीशन किस वजह से है? इसका ये पोजीशन किस वजह से? लेट अस सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो कॉइल है इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है। जब करंट इंक्रीज होगा तो किस किस्म का इंक्रीज होगा? हम देखते हैं कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई और डेल्टा टी। इसको अगर आप ऐसे लिख लें कि ना सपोज करंट इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज होती है तो डेल्टा आई को देखिए, डेल्टा आई which is equal to I2 minus I1 होगा हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि करंट जब इंक्रीज होगा ना, पहले 1 एम्पियर हो गया, बाद में 2 एम्पियर हो गया, तो 1 एम्पियर से 2 एम्पियर सब्ट्रैक्ट कर, 2 एम्पियर से 1 एम्पियर सब्ट्रैक्ट कर, रिजल्ट पॉजिटिव हमारे पास होगा। तो ये डेल्टा आई हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारे पास है वो नेगेटिव। अब जब नेगेटिव हो गया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। यानी ये सोर्स वोल्टेज और अपोज इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। इसका मतलब जब ये अपोज करेंगे, जब यहाँ पे बैटरी प्रोड्यूस हो गई तो ये बैटरी भी तो करंट प्रोड्यूस करेगी ना, इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब यहाँ पे इस बैटरी के से जो करंट प्रोड्यूस होगी वो सोर्स करंट है, इस बैटरी के से जो करंट प्रोड्यूस होगी वो इंड्यूस्ड करंट है। तो ये सोर्स करंट और ये इंड्यूस्ड करंट भी एक दूसरे को अपोज करेंगे, और फिर यानी ये नहीं चाहेगा ये करंट इधर इंक्रीज हो रहा है, उधर से करंट जोड़ देगा डिक्रीज करने के लिए। अपोजिशन कैसे करेगा भाई? उसके साथ जोर जबरदस्ती और क्या कर सकता है? तो ये इधर वाले करंट को इधर वाले करंट से अपोजिशन प्रोवाइड होगी ना। इसी तरह अगर हम अच्छा, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये भी एक दूसरे को अपोज करेंगे, ये भी अपोज करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अपोज कर लेंगे। ये सारा लेकिन काज इफेक्ट को अपोज कर रहा है, काज इफेक्ट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अब अगर ऑन अदर हैंड हम कहते हैं कि इसमें से करंट पहले 3 एम्पियर था, अब कम हो गया 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम कहते थे कि आई
डिक्रीजिंग है, तो जब डिक्रीजिंग है इसका मतलब है डेल्टा आई विच इज इक्वल टू I2 माइनस I1 है, ये पहले ज्यादा है अब कम हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिव कुछ आंसर आएगा इसमें से। जब डेल्टा आई नेगेटिव होगा तब इसमें से नेगेटिव वैल्यू को करेंगे, एक नेगेटिव ये है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो गया तो अब ये वाली बैटरी जो पहले इस किस्म की थी अब ये वाली बैटरी इस किस्म की हो जाएगी, ये हो गई। अब करंट पहले इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सारी चीजें यहाँ पे जो है वो उल्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो गई, V सोर्स एंड V इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस, ये दोनों वोल्टेज से दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह सोर्स करंट और इंड्यूस्ड करंट जो है ये और सोर्स मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपोजिंग की बजाय सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग करंट डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये चाहते हैं सर्किट में करंट इंक्रीज हो, डिक्रीजिंग को ये अपोज करता है, ये उसमें अपोजिशन है। अब ये अपोजिशन क्यों प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से। ये क्या चीज है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज है, ये किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चेंज इन करंट को अपोज करता है उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं या इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस अगर आप इसमें से डीसी करंट छोड़ दें यानी फिक्स करंट छोड़ दें तो इस कॉइल की कोई इंडक्टेंस नहीं होगी, कोई अपोजिशन नहीं होगी और यहाँ पे बैटरी भी जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें वेरिएबल करंट यानी एसी करंट छोड़ दें या करंट को चेंज करना शुरू कर दें तो ये इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इंडक्टेंस है जो क्या बताता है, अपोजिशन बताता है किस चीज को, चेंज इन करंट को। चेंज इन करंट को ये अपोज करता है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट इन ए कॉइल तो सेल्फ इंडक्टेंस होगी, अदरवाइज सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है। इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमने ये लिखा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन L डेल्टा I और डेल्टा T। इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि देखें L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेने डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लेने मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी सेल्फ इंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन ये भी है कि ये रेशो है between induced electromotive force and rate of change of current, इन दोनों की। यानी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास, उसकी यूनिट हेनरी है और वोल्टेज, ये वोल्टेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज है, इसकी यूनिट वोल्ट है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम की यूनिट सेकंड। अब देखें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 हेनरी होगी अगर किसी भी कॉइल में करंट एट द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकंड चेंज हो रहा हो और उसी कॉइल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो और वो 1 तो उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी, उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम और डेल्टा और डेल्टा टी और एल आई में लिख लूं। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव साइन n टाइम्स डेल्टा फाई और डेल्टा टी, इसको फर्दर यूं लिखो डेल्टा और डेल्टा टी और ये n फाई कर दें। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली अगर आप कंपेयर कर लें तो आपके पास हो जाएगा एल आई दैट इज इक्वल टू n फाई, एल आई इज इक्वल टू n फाई। इसके इन दोनों के कंपैरिजन से ये इक्वेशन आ जाएगा, यानी हम l लिख सकते हैं n फाई और i। अब इसमें हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि ये इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है और करंट पे। याद रखो करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो कि इस इक्वेशन में नजर आ रहा है पर डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर। किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं तो बस इसको हम डिस्पेंड कर दें, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, फाई इक्वल होता है BA, फ्लक्स इक्वल होता है ना BA के, और नीचे मैंने I लगा लिया, स्टिल I इज देयर, फिर मैं लिख लेता हूँ NB इक्वल होता है म्यू नॉट I A, नीचे I लगा लो,
ये आई कैंसिल हो गया। अब देखें सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता किस चीज पे, करंट पे, जो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टर्न्स, इसका मतलब साइज पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे हम एल भी लगा सकते हैं, इसकी पूरी वैल्यू में यहाँ पे n टाइम्स स्मॉल n स्क्वायर और एल भी आ जाता है, यानी इसकी एक वैल्यू ये है। अगर आप याद कर दें इसको म्यू नॉट, और मैं लिख लेता हूँ स्मॉल n स्क्वायर एल ए, इस पे भी डिपेंड करता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है, यानी इसकी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। मैं ये कहता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और साइज पे डिपेंड करता है। तो लेट्स जंप, थैंक यू।